आसरा या चांस ऐसा है कि आएगा बगैर हम जमहूरियत के इस प्रोसेस को सही चलता रखें या नहीं? भाई जी खुदा करे, इनको ये टकराव की तरफ जा रहे हैं। टकराव तो कोई अच्छी चीज नहीं है। हमने भी ये टकराव करके मीडिया के साथ भी टकराव किया और अदलिया के साथ भी, तो और उससे पहले भी जब मीडिया के साथ और अदलिया के साथ टकराव हुआ उसके रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, अब भी नहीं अच्छा निकलेगा। तो इन्हें कोई इतनी क़यामत नहीं आ रही। 8,141 केसों में से 8 या 10 आदमियों पे ये केस हैं और इसको पीपल्स पार्टी जो है सारा अपने ऊपर ही ले रही है कि सारा उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। मेरा ख्याल है आप देखें 8,100 या 8,041 केसेस में उनमें से 12-13 ये लोग होंगे। तो इसको अगर इनको सोच समझ से काम लें तो खतरात जो हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन अगर ये लड़ाई के मूड में है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप हमेशा मीडिया की सपोर्ट करते हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उस बात को, लेकिन इस वक्त सरकार वक्त जो है वो समझती है कि मीडिया उसकी दुश्मन हो गई है। क्या ये तो जायज़ है कि नहीं है? देखें, हर हुकूमत को यही होता है, जब हालात ख़राब होते हैं वो मीडिया पे, हम भी जब थे तो यही समझते थे, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि इनसे राबत या इनसे तल्लकात बेहतर ना किए जा सकते हों। तो इनसे तल्लकात बेहतर रखने चाहिए। इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी पोजीशन है और हम जिद के आलम में बहुत गलतियां करते जा रहे हैं और गलतियों की गुंजाइश कम है। अच्छा, आपने फरमाया कि ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, ना कि जो सही बात है वो सही हो, गलत बात है गलत हो, लेकिन ये कि अगर रफाकत हो तो मामला सही और रफाकत ना हो तो मामला गलत नहीं। तल्लकात भी हो और हकायक रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो, कोई अपने दामन की तरफ भी इनको देखना चाहिए। इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत सारे मामला है। उसका मतलब ये तो नहीं है कि करप्शन को सपोर्ट की जाए, उसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने दोस्तों को डिफेंड किया जाए। मेरा ख्याल है प्रोसेस को डिफेंड करना चाहिए कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग रहे और डेमोक्रेसी डिरेल ना हो और कोई ऐसी गलती हिमाकत ना हो और उसकी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, डेमोक्रेसी की डिरेल की जब बात हुई तो ये जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो आजकल बड़ी फखरिया ये कह रहे हैं कि जी अवाम ने इस गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया है और अब अवाम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? देखें, पीपल्स पार्टी एज ए पार्टी तो देखें पार्टी है, इसमें तो कोई शक नहीं है और उसके पास वर्करों की एक अच्छे वर्करों की एक बड़ी तादाद है, लेकिन जो लीडरशिप करने जा रही है वो तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली इन्होंने एनआरओ को असेंबली में ले जाकर इनको पहले सोचा ही नहीं कि इसने कैसे इनके पास मेंबर हैं कि नहीं। फिर इन्होंने कोर्ट में पहले डिफेंड नहीं किया, फिर डिफेंड करने के लिए जो अपना लॉयर भेजा वो ऐसा भौंडे तरीके से पेश हुआ कि मसला ही खराब हो गया। और अब जब फैसला आ गया उसको जिस तरह ये लड़ने जा रहे हैं और जिस तरह इनके तेवर नजर आते हैं, आप उसको गैर सियासी फैसले कह सकते हैं और उसके नताइज अच्छे होने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, बाई इलेक्शन की बात हो रही है, आपकी अपनी पिटिशन है, वैसे तो सब जुडिस है, उस पर बात करना अगर मोहतात तरीके से पूछूं, आप क्या समझते हैं कि वो किस तरफ मामला जाएगा? ये वो ठीक जाएगा मामला। वो पंजाब की कोर्ट्स की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 30 तारीख को एक तो उसको एडमिट कर लिया और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही मुकद्दस है और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अहम है और वही सुप्रीम है। तो फिर जब ये बात आज चीफ जस्टिस साहब ने की है तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन। ठीक है, एक मेरे मेहमान ने चंद रोज़ पहले कहा था कि जी वो नहीं देखते कि दिसंबर के आगे प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी जगह पे रहेंगे। आप समझते हैं कि वो सही बात कर रहे थे कि गलत बात? देखें, डेटें तो आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन हालात स्क्रिप्ट के मुताबिक ख़राब हो रहे हैं। डेटों पे आप कोई फाइनल नहीं कह सकते। नहीं, मैं मकसद मेरा डेट है भी नहीं है ऐशा साहब, मकसद मेरा शख्सियत है। मकसद तो देखें, प्राइम मिनिस्टर ने वर्किंग कमेटी से पहले अपने आप को बचाने के लिए एक बयान जरूर दिया, लेकिन फाउल प्ले ना हुआ तो शायद कोई बेहतरी हो जाए, अगर फाउल प्ले हुआ तो फिर बेहतरी नहीं होगी। थैंक यू। राइट है साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। एक छोटा सा वक्फे ले लेते हैं। आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी आ गए, वक्फे के बाद वो भी शामिल होंगे हमारी बातचीत में, हमारे साथ रहिएगा। आरिफ अलवी साहब बहुत शुक्रगुजार, तशरीफ़ लाए, आप रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ रहे। आपके ना आने पे हमने रवायती तौर पे शिकायत की कि वो जो नहीं आए, लेकिन मैं वैसी शिकायत नहीं करता क्योंकि हमारे दोस्त हैं। सिलसिला क्योंकि आप तमहीद में नहीं थे, हालात नाजुक हैं जी हाँ, मामला थोड़ा कशीदा है और अल्लाह का बड़ा करम है, आप लोग कामयाबी से कशीदगी फैला रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि हम कशीदी नहीं, मतलब जो भी हालात हैं अल्लाह का करम है, आप लोगों ने दिल जमई से काम किया, रंग ला रही है। इसको डाइसेक्ट करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है जी बिल्कुल। तो हमने किया कि रोज़ एक या दो पार्टीज जिसमें अपोजिंग ग्रुप कोई ना हो ताकि बहस में वक्त कंसेंसस आ जाए। ठीक है, वक्त ज़ाया हो जाता है, जिसने जो कहना हो कैसे। बिल्कुल। तो आज हमने सिलसिला आपका, क्योंकि आप आने में थोड़ी ताख़ीर, तो अगर हम
आप समझेंगे कि वक्त काफ़ी नहीं, तो हम आपको कल दोबारा इस मौजू पे बात करेंगे। बात ये हुई कि कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने फरमाया कि तासीर साहब खुश नहीं। मैं कह माजी में आपकी जमात ने भी ये कोताही की, तो अच्छा नहीं लगता कि आप उसकी शिकायत करें। बात हुई कि जी सिस्टम्स या इंस्टीट्यूशंस को नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह करम किसी जमात ने आज तक नहीं किया, किसी हुकूमत ने, सब ने मिल के काम ख़राब किया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको अब तक मौका नहीं मिला जी, तो ये हम कह नहीं सकते कि आपने किया या नहीं किया। तो एक क्लीन स्लेट है जी। क्योंकि क्लीन स्लेट है तो माजी में तो आपसे बात करना बेमकसद है। मैं ये जानना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ अगर ये कहती है कि जी मिड टर्म इलेक्शन, ठीक है, हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है, तो प्लान क्या है? आप कहते हैं कि जी ये हमारा 5 स्टेप है, इसमें हम 1 साल में ये तब्दीलियाँ देखते हैं, उसका ये नतीजा हासिल होगा। वाह, इतना खूबसूरत आपने सवाल किया ना। दिस इज़ माई पैशन ऑल्सो। मैं आपके सामने ये बात रखूं कि एक तो मैं 2 चीज़ों पर यकीन रखता हूं जो मैं समझता हूं आप भी इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान को ज़रूरत इस वक्त एक खुददार जो सॉवरेनिटी को समझती हो और दयानतदार क़यादत की ज़रूरत है, चाहे कहीं से भी आए। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस पर पूरे उतरते हैं, मैं कहता हूँ लोगों को यही सोचना चाहिए खुददार और दयानतदार क़यादत, नंबर 1। नंबर 2, आप फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली का सबसे बड़ा रास्ता क्या है? एक तो खुददारी के साथ ये कैफियत आती है कि अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाना शुरू करो, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इनहेरिट कर रहे हैं अननेसेसरीली। हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करके हम रीजनल इंस्टेबिलिटी का हिस्सा बन गए हैं। दूसरों के पॉइंट में मतलब बैरूनी पॉइंट, ठीक है ना, नॉट पुटिंग ब्लेम्स ऑन एनीबॉडी, यू नो। और हमारा अपना इंटेंशन भी गड़बड़ है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं और अफगानिस्तान को हम ये करना चाहते हैं, हम है, तो हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर अपनी बातों पर आ जाए। तीसरी बात, एक बड़ी खूबसूरत बात आपको कहूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की में जैसे मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है और सब कुछ है, तो 2 चीज़ों पर फिर इसके बाद, यानी 2 चीज़ें क़यादत के एतबार से और 2 चीज़ें फोकस के एतबार से। एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँ, वो कथा कलामी करूँ, वो जो 2 आपने किया, दोनों तरफ से विक्टी बनाते गए आप, ऐसे बड़े मज़े में 2 करके चले गए। इंटेंशन नहीं है, मक्कासी हो रही है ना मेरे ख्याल से। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इस तरह से बोल रहा है, हट के निकल रहा है। मैंने जो रिमार्क्स दिए थे वो गलत तो नहीं, हट के निकल रहे हैं। तो जनाब अली 2 चीज़ें और हैं। अच्छा, 2 चीज़ें उसके अंदर आप इत्तेफाक करेंगे। मैं समझता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि जी पाकिस्तान के अंदर रोज़गार होना चाहिए। अच्छा, जब आप लोगों को जाहिल रखेंगे ना, तो उसकी रोज़गार के लिए आपको रॉ लेबर के प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे विच रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। डैम्स बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, इतना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के पास नहीं है। लिहाजा मेरा कहना यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट, फैसल कुरैशी साहब आप माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम चलाते हो, कोई गवर्नमेंट अगर 5-6 साल एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर देना, तो मैं समझता हूँ वहाँ से चेंज आनी शुरू हो जाएगी। एनी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट या मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट, 5-6 साल वाज द पीरियड आई एम आस्किंग फॉर रियली, कि जो मैट्रिक में है वो जनाब MA तक चला जाएगा, और जो प्रूवन फॉर्मूला है, 6 साल में आप चेंज कर देंगे कंट्री को। दूसरी चीज़ जो इमीडिएट रेवेन्यू आ सकता है, वो एक बड़ी अनोखी सी बात, पहली मरतबा आपके प्रोग्राम पर कह रहा हूँ, और मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ और तहरीक इंसाफ काम भी कर रही है, और वो है एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर में जितना हमने समझा है, जितना मैं अभी फिर दौरे करता हुआ आया हूँ, जितना मैंने समझा है, सब ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन नीचे नहीं आ रही। अगर फार्मर तक सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक वैक्यूम है, अगर फार्मर तक राइट सोइंग, टेक्निकली उसकी सॉइल टेस्टिंग विच इज़ अ चीप फिनोमिनन है ना, राइट फर्टिलाइज़र, और ये सब कर लो, तो हर फार्म पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, और 30 to 40% यील्ड विद इन 1 ईयर, विद इन 1 सीजन आ जाती है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आप इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री में भी 5 साल चाहिए आपको टू गेट समथिंग आउट। इसमें निगलेक्ट का बहुत बड़ा शिकार है। तो ये 2 चीज़ें मैं आपके सामने, तालीम और एग्रीकल्चर, बहुत बड़ा। लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। जी हाँ। लेकिन माइलस्टोन्स क्या होंगे? हम कहते हैं कि ये सरकार हटे, मिड टर्म इलेक्शन किए जाएं जी, उसका आउटकम क्या होगा मिड टर्म इलेक्शन? देखिए, मिड टर्म इलेक्शन तो हमने एक कंडीशनल बात मिड टर्म कंडीशनल बात यूँ रखी है क्योंकि दूसरी पार्टीज एकदम से हाइपर हो जाती हैं कि जब ये नॉन डेमोक्रेटिक मशवरा है, ये नॉन डेमोक्रेटिक जमहूरियत के अंदर ये मशवरे आते हैं। कभी कुछ हुक्मरान खुद कर लेते हैं, कभी अपोजिशन के कहने से, कभी वो बजट के अंदर डिफीट होते हैं तो करना पड़ता है। मिड टर्म इलेक्शन की डिमांड तो आपका हक है, डेमोक्रेटिक, उस पर तो बहस ही नहीं कर रहा। मिड टर्म इलेक्शन की वजह क्या है? मिड टर्म इलेक्शन की डिमांड की वजह क्या है? हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत इनएफिकेंट
इनएफिकेसी का शिकार होती चली जाएगी और है। अच्छा, इनएफिकेसी का शिकार क्यों होगी? देखो, एक अजीब प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे एनआरओ के केसेस के हवाले से अब ये रिज़ाइन भी नहीं कर सकते। क्यों रिज़ाइन नहीं कर सकते? एक डायलेमा है, और वो डायलेमा मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं इनकी जगह पर होता तो